नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के लिए JCERT द्वारा जारी किए गए टर्म 2 एग्जाम के लिए जियोग्राफी यानी कि भूगोल का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टर्म 2 एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 35, समय मिलेगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 19, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान आपका 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक आपका रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहां से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। अधिकतम 150 शब्द में उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी का उत्तर देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखें। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो आपको लिखना है 2 नदियों के नाम, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंधु नदी और नर्मदा नदी ये आप लिख सकते हो, या ताप्ती नदी भी लिख सकते हो। आपको 2 नदियों के नाम लिख देना है जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है। तो आपको लिख देना है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आपको लिख देना है आकार के हिसाब से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आपके सामने कि अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, देखो, अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था। नेक्स्ट आपके सामने वांगर क्या है। वांगर क्या है, आपको लिख देना है बाढ़ में न डूबने वाली ऊंची जमीन को वांगर कहते हैं। वांगर क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ठीक है। वहाँ हमेशा पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही जमी रहती है, उसे बांगर मिट्टी कहते हैं, जो कम उपजाऊ होती है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि बाढ़ में न डूबने वाली ऊंची जमीन को बांगर कहते हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट आपके सामने कि भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखें। भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखें। तो आपको लिखना है कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। ये आप लिख देना है, ये आपको लिखना है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। लगभग 30 डिग्री है, ये आपको लिखना है, लगभग 30 डिग्री। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है। यहाँ तक आपको लिख देना है। नेक्स्ट आपके सामने कि सार्गेसो सागर क्या है। सार्गेसो सागर क्या है, देखो, सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जो जड़विहीन होती है, ठीक है। आपको लिखना है सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक सागर में 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जो जड़विहीन होती है। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आपके सामने कि जल संभर से आप क्या समझते हैं। जल संभर
देखो जल संभर यानी द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं। जल संभर यानी कि द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों में से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 3 अंक का प्रश्न है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? देखो, पृथ्वी को जलीय ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ठीक है, जल की मात्रा पृथ्वी के 71% भाग को घेरे हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में 43% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 57% भाग पर जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ तक आप अगर लिख दोगे तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट देखो, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? वह व्यवस्था जो प्राकृतिक वातावरण और उससे रहने वाले जीवों से बनती है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, अथवा किसी एक क्षेत्र के भौतिक वातावरण तथा उससे रहने वाले जीवों के बीच होने वाली अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वह व्यवस्था जो प्राकृतिक वातावरण और उससे रहने वाले जीवों से बनती है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अथवा किसी एक क्षेत्र के भौतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों के बीच होने वाली अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि जैवमंडल से आप क्या समझते हैं? जैवमंडल से आपका क्या तात्पर्य है? देखो, जैवमंडल जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, मानव, जीव जंतु तथा वनस्पतियां संयुक्त रूप से जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भांति भांति के भोजन के पदार्थ जैवमंडल के जीवों और पौधों से मिलते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा, मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का स्रोत भी जैवमंडल है। जैवमंडल के जीवों को सामान्य रूप में 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राणी जगत और वनस्पति जगत। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी पर 10 लाख से भी अधिक जाति के जीव जंतु तथा 3 लाख से भी अधिक जाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जैवमंडल में पाए जाते हैं। जैवमंडल जो है ये जीव, यहाँ पर जैवमंडल जो है वायुमंडल, ठीक है, स्थल मंडल और वायु, स्थल और जल तीनों का सम्मिलित रूप है जैवमंडल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कि नदियों के किन्हीं 5 महत्व को लिखें। नदियों के किन्हीं 5 महत्व को लिखें। देखो, नदियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों से हमें होने वाले लाभ निम्नलिखित है। पहला नंबर आप देख सकते हो, लिख सकते हो कि नदियां कृषि में सिंचाई कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। नदियां अनेक जल जीवों को आश्रय देती है, ये आप लिख सकते हो। नदियां यातायात के लिए एक अच्छा साधन है, ये आप लिख सकते हो। नदियों से हमें पीने का साफ जल मिलता है, ये आप लिख सकते हो। नदियां जो है मछली पालन के लिए उपयोगी है, जिसमें कई लोगों का रोजगार प्राप्त होता है, ये आप लिख सकते हो। बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको लिखना है वांगर। वांगर का जो डिफिनेशन आपको लिखना है कि यहाँ पुराना जलोढ़ मिट्टी है, यह पुराना जलोढ़ मिट्टी है जो अपेक्षाकृत ऊंचे भागों में पाया जाता है। ठीक है, इन मिट्टियों तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ मिट्टी होती है। खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ मिट्टी होती है। खादर का अगर बात करें, नवीन जलोढ़ मिट्टियां हैं। यह नवीन जलोढ़ मिट्टियां हैं जो नदी के बाढ़ मैदान, दियारा तथा डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके कण प्राय महीन होते हैं और इसमें जल धारण की शक्ति बांगर मिट्टी से अधिक होती है। ठीक है, और बांगर से इसकी उपजाऊपन ज़्यादा है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट आपके सामने कि समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। देखो, वर्षा का जल हो या महासागरीय जल हो, सभी में घुले हुए
खनिज नमक की मात्रा पाई जाती है। लवणता या खारापन वह शब्द है जिसका व्यवहार समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को परिभाषित करने में किया जाता है। ठीक है, 1 किलोग्राम समुद्र के जल में घुले हुए नमक की मात्रा का अगर बात करें, ठीक है, 1 किलो समुद्री जल में औसतन 35 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि वर्षा का जल हो या महासागरीय जल, सभी में घुले हुए खनिज नमक की मात्रा पाई जाती है। लवणता या खारापन वह शब्द है जिसका व्यवहार समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को परिभाषित करने में किया जाता है। 1 किलोग्राम समुद्र के जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा इसकी गणना की जाती है। 1 किलोग्राम समुद्री जल में औसतन लगभग 35 ग्राम नमक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट है बायोम क्या है। बायोम क्या है? बायोम लिखना है आपको कि बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। संसार के प्रमुख बायोम है जैसे कि वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम, उच्च प्रदेशीय बायोम। यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। तो आपको लिखना है कि किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिज साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे। देखो, पारिस्थितिक असंतुलन को रोकने के उपाय, वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, निर्वनीकरण को प्रतिबंधित करना चाहिए, वन्य पशुओं के शिकार पर रोक लगानी चाहिए, स्थानांतरण कृषि बंद होनी चाहिए, मनुष्य द्वारा पर्यावरण हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसमें वृक्षों की कटाई तथा मृदा आदि को हटाना सम्मिलित है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, ये आप लिख सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने कि भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखें और इनमें से किसी एक का विस्तार वर्णन करें। तो आपको लिखना है कि भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्नलिखित है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुभूमि, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि इनमें से किसी एक का विस्तार वर्णन करें। तो किन्हीं एक का आपको विस्तार जो है वर्णन करना है। तो यहाँ पर मैं जो है विस्तार कर रहा हूँ प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, देखो इस पठार की रचना कैम्ब्रियन पूर्व युग में हुई है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह एक उत्खंड है जिसका उत्थान समुद्र से हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत का उत्थान, दक्षिण में अन्नामलाई पर्वतमाला का एक उत्थान विंध्य महायुग में हुआ। इस स्थिर भाग में एक लंबे समय तक भूगर्भिक हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ भागों में धरातल पर भ्रंश पड़ने के कारण धसाव के प्रमाण मिलते हैं। हिमालय के निर्माण के पश्चात पठार के उत्तर पश्चिमी भाग के धंसने के कारण अरब सागर का निर्माण प्लियोसीन युग में हुआ है। ठीक है, अरब सागर का निर्माण प्लियोसीन युग में हुआ। इस पठार को विशाल गोंडवाना महाद्वीप का भाग माना जाता है। इसका कुछ भाग अब भी उत्तरी मैदानों के नीचे जो है छिपा हुआ है। हिमालय के उत्थान के समय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत रूप से ज्वालामुखी उद्गार हुए जिसके दक्कन व लावा क्षेत्र का निर्माण हुआ। पठार के पश्चिमी भाग में निमज्जन से पश्चिमी घाट ऊपर उभरे, दूसरी ओर पूर्वी तट शांत क्षेत्र रहे। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है, इसकी रोकथाम के उपाय। तो आपको लिखना है कि मृदा की ऊपरी परत को बाह्य साधनों द्वारा हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, इसके उपाय जो है रोकने का उपाय, मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान तथा देश के अन्य भाग। इन भागों में अपरदन के कारक है वनों की अंधाधुंध कटाई, चारागाहों में अति चराई, अवैज्ञानिक अपवाह प्रक्रियाएं, भूमि का अनुचित उपयोग इत्यादि। इस क्षेत्र में मृदा संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं जैसे कि वृक्षारोपण करना आवश्यक है, सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, वृक्षारोपण करना आवश्यक है और समुच्चयरेखीय जुताई करनी चाहिए, सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए और खेतों पर मेड़बंदी करनी चाहिए ताकि पानी को बचाया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, पशुओं को चिन्हित
पशुओं को निश्चित चारागाहों में चराई करनी चाहिए। ठीक है, ये जो है मृदा संरक्षण के कुछ उपाय इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है पक्ष, पहला नंबर लिखना है आपको जल प्रवाह का स्वरूप, दूसरा लिखना है जलग्रहण क्षेत्र, तीसरा लिखना है अपरदन, चौथा है मार्ग का स्वरूप और अन्य लक्षण। ठीक है, तो हिमालयी जो नदियां हैं ये होते हैं सादानीरा, हिम के पिघले जल और वर्षा जल पर निर्भर होते हैं। ठीक है, विशाल द्रोणियाँ, तीव्र अपरदन के कारण हिमालय में गहरी घाटियाँ होती है। ठीक है, और महाखंड होते हैं यानी कि गार्ज, विशाल मैदानों में मुड़दार मार्ग ले लेती है और मार्ग परिवर्तन करती रहती है। ठीक है, भी आकृति की घाटियाँ, ऊंचे जलप्रपात और विशाल डेल्टा वाले होते हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ देखो, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है आपका ऋतुनिष्ठ होते हैं, केवल वर्षा जल पर निर्भर होते हैं, छोटी द्रोणियाँ होती हैं, कम अपरदन के कारण उथली आधार तल प्राप्त घाटियाँ होती हैं, सीधा और रेखीय मार्ग होते हैं, उथली घाटियाँ, छोटे जलप्रपात, डेल्टा और ज्वारनदमुख होते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि आप भारत के मानचित्र, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मानचित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए बहुत ही आसान है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आपको दिखाना है, कोरोमंडल तट दिखाना है, चिल्का झील दिखाना है, लक्षद्वीप दिखाना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाना है। ठीक है, ऐसा एक मानचित्र रहेगा ऐसा। ठीक है, ये आपको दिखाना है यहाँ पर। जैसे कि पहला है आपका कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आपको दिखाना है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ है, देखो भारत के इस भाग में है नर्मदा और ताप्ती नदी। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, देखो नर्मदा और ताप्ती, ये देखो। तो यहाँ पर आप एरो लगा करके ऐसा क लिख सकते हो, ऐसा लिखने से आपको नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरोमंडल तट आपको दिखाना है। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो कोरोमंडल तट, यहाँ पर इस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है कि चिल्का झील। चिल्का झील भारत के इस जगह पे है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर आप दिखा सकते हो, यहाँ पर एरो लगा करके यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप यहाँ पर आप दिखा सकते हो और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, देखो यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर आप दिखा सकते हो। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है दे सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।